स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट पेपर के लीक की वजह से सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पिटीशन फाइल हुआ। पिटीशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से क्वेश्चंस किए हैं, जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, कि क्यों बार बार नीट के एग्ज़ाम के अंदर में पेपर लीक या जो भी सिस्टमेटिक कंडक्ट है उसको ना फॉलो करने के जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हुआ करते हैं। और इन इश्यूज़ की वजह से आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन स्टूडेंट्स का जो फैमिली है उनको प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 2024 के समय में कुछ सेंटर्स के वहाँ पे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट है उसको नहीं फॉलो किया गया था। इस वजह से आप देखिए कि कुछ सेंटर्स के ऊपर में फिर से री एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट किया गया था। और अब 2026 के समय तो कंप्लीट एग्ज़ाम को ही रीशेड्यूल किया गया है। जो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा 21 जून को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है एनटीए से क्वेश्चन पूछा गया और एनटीए को कंपेयर भी किया गया है यूपीएससी के साथ में, कि क्यों यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरीके के इश्यूज हैं वो नहीं हुआ करते, क्यों हम यूपीएससी की तरह का कोई अदर इंस्टीट्यूशन को नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें एग्जामिनेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो यहाँ पे ना क्रिएट हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंपेयर करेंगे। आप देखिए कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कि एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने के लिए बनाया गया था, कि हायर एजुकेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको ये इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट करे। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंडर में आया करता है। और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट है वो किया गया है, कि सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसके थ्रू आप देखिए कि इसका क्रिएशन हुआ है। क्या स्टूडेंट्स ये अपना फाइनेंशियली वे के अंदर में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आप देखिए कि फाइनेंशियली वे के अंदर में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं है। ये कम्प्लीटली मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिस्ट्री इनको जो फंड है वो प्रोवाइड करे। क्या इनके पास में अपना खुद का कोई कैडर होता है क्या? तो कैडर भी नहीं है इनका। ये कोई प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स को आप देखिए कि रिक्रूट करते हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। अदर साइड के ऊपर अगर हम कंपेयर करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 के जो आर्टिकल हैं वो इसके बारे में मेंशन है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है, फाइनेंशियल ये इंडिपेंडेंट हुआ करते हैं। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है इनके वर्किंग प्रोसेस के अंदर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ये कैरी आउट करते हैं, जिसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी है। यूपीएससी के जो मैक्सिमम एग्ज़ाम हुआ करते हैं वो आप देखिए कि डिफरेंट फेज में होते हैं। डिफरेंट फेज मीन्स कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, फिर मेंस का एग्ज़ाम है और फिर इंटरव्यू है वो कंडक्ट होता है। बट एनटीए के जो एग्ज़ाम है जो कि हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज एंट्री के रिगार्डिंग में है, तो उन एग्जामिनेशन को एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, कुछ आवर का एक एग्ज़ाम होगा, उसी के बेसिस की परफॉर्मेंस पे उसमें जो डिसाइड है वो किया जाता है। तो मल्टीपल एग्ज़ाम स्टेज होना भी एक रीज़न है कि यूपीएससी के पेपर के अंदर में इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं सामने आते हैं। पेपर है वो आप देखिए कि कंडक्ट का एक स्पेसिफिक विंग हुआ करती है जो इस एग्ज़ाम को काफ़ी स्क्रूटनाइज बेसिस में, काफ़ी सेक्रोसेंट बेसिस के ऊपर में इसको कंडक्ट है वो किया करते हैं। एक कमेटी भी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एनटीए में, जब इस तरीके के इश्यूज आए, सिस्टमेटिक जो इश्यूज हैं उनको क्लीन अप करने के लिए। कमेटी का नाम क्या है? के राधा कृष्णन कमेटी है। कमेटी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? के राधा कृष्णन। क्या आप इसको यूज कर सकते हो इस कमेटी के नाम को? तो हो सकता है कि आप पेपर लीक के काफ़ी सारे इश्यूज रहे हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि कैसे इन इश्यूज को दूर करने का ज़रूरत है, तो आप अपने सजेशन के अंदर में आंसर का जो कंक्लूजन है उसमें के राधा कृष्णन कमेटी को कोट कर सकते हो कि उन्होंने कैसे सिस्टमेटिक क्लीनअप के बारे में सजेस्ट किया है जिसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें आईएमडी का जो फोरकास्ट है उसके बारे में है। तो अब देखिए कि आईएमडी ने अर्लियर फेज में भी फोरकास्ट के अंदर बताया था कि हमारा जो मेन लैंड एरिया है उसको कम बारिश से वो रिसीव होगा इस बार मानसून के समय में।
अब फोरकास्ट को फिर से अपग्रेड करते हुए कहा गया कि और भी कम बारिश अब रिसीव होगा। जो अर्लियर फेज में उन्होंने 92% के आसपास प्रेडिक्ट किया था कि नॉर्मल बारिश, नॉर्मल जो मानसून है उससे 92% है वो रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा मीन्स। तो आप देखिए कि इस बार तो उसको डाउनग्रेड करते हुए 90 ही उनके द्वारा कर दिया गया है। क्या रीज़न है क्यों कम बारिश रिसीव होगा? अल नीनो का एक रीज़न है, अल नीनो का एक रीज़न है। आप देखिए कि समर के समय में हमारा जो मेन लैंड है उसको भी अच्छी तरीके से टेम्परेचर फेस करने का ज़रूरत है। इस बार आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बार बार एक स्पेल के अंदर में बारिश है वो रिसीव हुआ है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो भी रोल प्ले करते हैं। अल नीनो का तो रोल आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में है। कुछ यहाँ पे जो होप्स हैं उनको भी शो किया गया है कि आईएमडी ने कहा है कि ऐसे अगर कुछ कंडीशंस डेवलप होते हैं तो वो बेसिकली आप देखिए कि मानसून का जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे कंडीशन हैं? एक तो हमारा जो इंडियन ओशियन डाइपोल है, जो कि हमारा सी टेम्परेचर के अंदर में जो चेंजेज आया करते हैं, सी का जो वाटर मूवमेंट है उसको ये कैरी आउट करता है। तो इंडियन ओशियन डाइपोल अगर पॉजिटिव रहे तो हमारे यहाँ पे लार्जर वे में बारिश आ सकता है। जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या हुआ करता है? ये बेसिकली आप देखिए कि इक्वेटर का जो एरिया है, इक्वेटर के एरिया के अंदर में जो क्लाउड्स हैं जो ईस्टर्न साइड के ऊपर में मूव किया करते हैं, ईस्टवर्ड जो क्लाउड्स का मूवमेंट होता है 60 से 90 डेज का वो समय होता है जब इस कंडीशन की वजह से क्लाउड्स का मूवमेंट ईस्टर्न साइड के लिए हो तो लार्जर वे के अंदर में मानसून का जो बेटर बारिश है वो रिसीव हो सकेगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, काफ़ी सारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जिसकी वजह से आप देखिए कि मानसून का जो मूवमेंट है वो काफ़ी बेटर रहे हायर प्रेशर से लो प्रेशर के लिए। तो ये कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके समय में पॉजिटिव जो मानसून है वो रह सकता है। क्या स्टूडेंट जो कम मानसून आता है, डेफिशिएंट मानसून आता है, तो क्या उसको हमारा जो आईएमडी है ड्रोट कंडीशन के रूप से डिफाइन करता है? आप देखिए कि जो सूखा जो गिरता है, जो ड्रोट जो हुआ करता है, ड्रोट को यहाँ पे डिफाइन करना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ड्रोट को डिफाइन किया जाता है। आईएमडी बारिश को बताता है कि डेफिशिएंट है, सरप्लस है, वो बारिश का कंडीशन को बताता है। आईएमडी कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आया करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्पीरियस जो लिकर है, जो कि आप देखिए कि बैड काइंड ऑफ लिकर है, उसको कंज्यूम करने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है महाराष्ट्र के वहाँ पे। तो जब भी कोई ऐसा न्यूज़ रहे तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के अंदर में एक आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या मेंशन करता है कि हमारे स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना है। न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने के अलावा हेल्थ के रिगार्डिंग में कोई भी इंजीरियस टू हेल्थ का कोई भी ड्रिंक है उसको प्रोहिबिट करना है, चाहे वो लिकर का कंज्यूम करना हो या कोई अदर ड्रिंक हो, अदर फूड हो जो कि हेल्थ के लिए बेटर नहीं है, तो उसको आप देखिए कि यहाँ पे प्रोहिबिट कर सकता है 47 के थ्रू, डीपीएसपी के थ्रू। हमारे कंट्री में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने कम्प्लीटली जो लिकर है उसको बैन किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो एशियन गेम्स के बारे में है। विनेश फोगाट जो कि आप देखिए कि ओलंपिक में काफ़ी बेटर परफॉर्म किए थे, बट कुछ वहाँ पे टेक्निकल रीजंस की वजह से उनका मेडल है वो नहीं आ पाया था। जो विनेश फोगाट हैं वो अब कोर्ट के लिए गए थे कि एशियन गेम्स के अंदर में उनको ट्रायल के लिए अलाउ किया जाए, क्योंकि वो प्रेजेंट समय में एमएलए भी हैं हरियाणा के अंदर में। और भी कुछ उन्होंने अपने इश्यूज बताए कि इसकी वजह से वो बेसिकली ट्रायल्स के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अब उनको सिलेक्शन ट्रायल्स में अलाउ है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स पहले उनका जो हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया था, और हाई कोर्ट के बाद में आप देखिए कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए पहुंचे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अलाउ है वो किया है कि ट्रायल्स आप कंडक्ट कीजिए। इन्होंने काफ़ी बार हमारी कंट्री को प्राउड है वो करवाया है। तो स्टूडेंट्स ये तो ट्रायल्स के बारे में हुआ। एशियन गेम्स के बारे में जब भी मेंशन किया जाए क्या आपको पता होना चाहिए? 1952 के समय में जो एशियाड गेम्स हैं इनको स्टार्ट किया गया था। एशियन गेम्स जिनको कि एशियाड गेम्स भी बोला करते हैं। और आप देखिए कि फिर से इनके अंदर में चेंजेज हुआ 1978 के समय में, जब एशिया का जो ओलंपिक कमेटी है, जो काउंसिल है, उन्होंने इसको फिर से स्टार्ट किया इन गेम्स को। तो 1982 के समय में फिर से ये गेम्स हैं वो स्टार्ट हुए। तो इन बोथ टाइम जब फर्स्ट टाइम जब गेम स्टार्ट हुए थे 1952 में, और 51 या 52 का वो समय है। और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे 1982 के समय में जो एशियन गेम्स हुए बोथ टाइम इंडिया के अंदर में इन गेम्स का कंडक्ट है वो हुआ है, इंडिया के द्वारा इनको होस्ट है वो किया गया है।
इस बार जो गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? जापान के अंदर में एक जगह है, नागोया नाम का वो जगह है। जगह का नाम क्या है? नागोया वो जगह है। नागोया आप देखिए कि आप बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में रीड करते हो नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये वही जगह है जहाँ पे इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2026 के समय में। एक कॉकरोच नाम का जो स्टेटमेंट आया था हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उसके बाद में एक ह्यूमर बेस आप देखिए कि कॉकरोच जो जनता पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, पॉलिटिकल पार्टी तो आप देखिए कि रजिस्टर तो नहीं है बट एक हैंडल क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर में। पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसके सेक्शन 29A के थ्रू इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है और उसी पार्टी को अलाउ करते हैं। अब इनका जो अकाउंट को जो बैन किया गया था, ये कोर्ट के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने बोला कि आपको जो कमेटी है, जिन जिन रूल्स के थ्रू ये अकाउंट बैन हुआ करता है उसके थ्रू एक कमेटी हुआ करती है, आप कमेटी को अप्रोच कीजिए, उसी के थ्रू आपका जो अकाउंट है वो फिर से यहाँ पे स्टार्ट है वो हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो एशियाटिक लाइन्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात का जो गिर का एरिया है वहाँ पे मिला करते हैं। तो एशियाटिक लाइन्स के अंदर में आप देखिए कि एक डिजीज़ का जो केसेस सामने आए थे, बबेशिया इन्फेक्शन है जो कि पैरासाइट की वजह से हुआ करता है। बॉडी के अंदर में जो रेड ब्लड सेल हैं उनके मूवमेंट को ये जो 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 पैरासाइट है वो इम्पेक्ट करता है, उसकी वजह से इलनेस एंड अदर जो प्रॉब्लम्स होना और अल्टीमेट जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती है। तो 8 के आसपास जो लाइन कप्स हैं जिनके अंदर में बबेशिया इन्फेक्शन की वजह से ये जो इंसिडेंट सामने आया है, अब वहाँ पे जो सर्विलेंस का टीम गया है, जो टिक वहाँ हुआ करता है, टिक की वजह से ये पैरासाइट आप देखिए कि स्प्रेड करता है, तो उसको बेसिकली रिमूवल का जो वर्क है वो कैरी आउट हुआ है इस बबेशिया इन्फेक्शन को, जैसे इसके केसेस सामने ना आए। गिर के एरिया के अंदर में लार्जर नंबर के अंदर में हमारे जो 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 एशियाटिक लाइन्स है वो रहा करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क भी दे देते हैं। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो जो एशियाटिक लाइन्स हैं, जो पर्शियन लाइन्स हैं, इनका IUCN स्टेटस है वो क्या है, इनका IUCN स्टेटस है वो क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और क्या एशियाटिक लाइन किसी स्टेट का एनिमल भी है क्या? क्या गुजरात स्टेट का एनिमल है क्या ये? तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गुजरात के अंदर ही ये मिला करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और US का जो इंटरिम डील है वो आने वाले कुछ वीक्स या मंथ के अंदर में इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। ये US के जो डिप्लोमेट हैं उनका स्टेटमेंट है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, क्या इश्यूज हैं इंडिया US का जो ट्रेड डील है उसके अंदर में। US चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करे, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। वहाँ का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको भी इंडिया के मार्केट के अंदर अलाउ किया जाए। या आप देखिए कि उन्होंने तो अपना डेयरी सेक्टर को भी अलाउ करने के लिए कहा था। जो इंडिया डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को अपोज करता है, उसको ओपन है वो नहीं करता है किसी भी डील के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने बोथ कंट्रीज़ के अंदर में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे मेंशन किया कि बोथ कंट्रीज़ में रिलेशन है वो लास्ट 2 डिकेड के अंदर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। कभी $20 बिलियन का इंडिया और US के बिटवीन में ट्रेड हुआ करता था 20 ईयर्स बैक, और अब $220 बिलियन का जो ट्रेड है वो हुआ करता है। तो ये शो करता है कि बोथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ में ट्रेड पर्सपेक्टिव से कमिटेड हैं। और यहाँ पे हमने डील के बारे में देखा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि कोई जो जजमेंट डिलीवर होता है जो कोई भी हाई कोर्ट के द्वारा, तो जजमेंट को आप देखिए कि रिजर्व ना किया जाए, कि 3 मंथ के लिए जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया। यहाँ पे जो जजमेंट है उसको बताना होगा, जल्द से जल्द बताया जाए, मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर में उसको जजमेंट को डिलीवर है वो करना होगा। अंडर ट्रायल पर्सन का कोई केस है उसको तो उसी दिन जजमेंट को देना होगा, उसको रिजर्व है वो नहीं करोगे। कोई बेल के रिगार्डिंग में है, पर्सन जेल में है और उसको बेल के रिगार्डिंग में देना है, तो उसको आप देखिए कि 1 डे का आप डिले कर सकते हो, 1 दिन के अंदर में आपको जजमेंट देना होगा। तो ये यहाँ पे स्पीडी बेसिस पे हमारा जुडिशल प्रोसेस कैरी आउट हो उसके लिए मेंशन किया गया है। हमारे मैक्सिमम जो चिल्ड्रंस का जो बर्थ होता है वो कि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में होने लगा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर हॉस्पिटल प्रोसेस के थ्रू जो चिल्ड्रंस हैं वो बोर्न करते हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6th नंबर का सर्वे है उसका डाटा यहाँ पे शो करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हॉस्पिटल के अंदर में बर्थ होने लगा है चिल्ड्रंस का, तो ये क्या शो करता है, ये शो ये करता है कि उनका जो इम्यूनाइजेशन है, कि जो उनको यहाँ पे जो 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 ज़रूरी इंजेक्शंस जो देने हैं वो भी दिया जाएगा, तो इम्यूनाइजेशन उनका ड्राइव होगा।
नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे MMR है, IMR के जो इश्यूज आते हैं काफ़ी बार हेल्थ नेग्लिजेंस की वजह से, जो बेसिक प्रोसेस में नेग्लिजेंस होता है उनको भी यहाँ पे रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन है जो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर में पहुँचाते हैं? तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ एक्टिविस्ट जो हमने सेटअप किए थे, जिनको हम आशा के नाम से जानते हैं, एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं जिनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको इंस्टीट्यूशन में पहुँचाना, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे, और इसी की वजह से हमारा जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में कंप्लीट चेंज है वो हुआ है। तो अपने आंसर के अंदर में इनका वर्क, आशा वर्कर्स के अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो ANM हैं, ANM जो कि हेल्थ के अंदर में लोवेस्ट लेवल पे हुआ करते हैं, तो इनको आप 3A के रूप से डिफाइन कर सकते हो कि कैसे इन्होंने हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में रोल है वो प्ले किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स न्यूट्रिशनल डाइट को प्रोवाइड करते हैं, इन्फेंट का केयरिंग के रिगार्डिंग में बताते हैं। ANM है वो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि जो 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 बेसिक इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिक जो डोज प्रोवाइड करना है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है नेक्स्ट न्यूज़ में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ पे रोकना है। कॉमर्शियल जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होना चाहिए किसी भी यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड हैं उनका यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है क्या कोई यहाँ पे ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में? तो यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल 23 है वो मेंशन करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको हमें यहाँ पे रोकना है। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने उज्ज्वला नाम का भी एक इनिशिएटिव लेके आए थे। उज्ज्वला क्या था? वही वुमेन्स जिनको कि इन ट्रैफिकिंग एरियाज के अंदर में ट्रैफिक कर दिया गया है उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जा सके, मेन डोमेन में उनको फिर से लाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर जो राइज करता है उसके बारे में है, तो कंक्रीट का जो फीवर है, कंक्रीट का जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसको मेंशन किया गया। इस टॉपिक को हम कल भी रीड कर चुके थे, ऑलरेडी हम काफ़ी बार इसको देख चुके हैं, तो ये उसके बारे में है। फिर आप देखिए कि क्वेड के लिए जो US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो इंडिया के लिए आए थे, अब क्वेड का जो ऑब्जेक्टिव जो स्टार्ट हुआ था इंडो पैसिफिक के लिए, जो क्वेड का ऑब्जेक्टिव था उससे कम्प्लीटली आप देखिए कि डाइवर्ट हो चुका है। US के जो लीडर आए हैं उनको अपना एस्पिरेशंस को कंप्लीट करना है यहाँ पे क्वेड के थ्रू भी। चाइना को आप देखिए कि उनको प्रेशराइज करना था या और भी कुछ अदर रीजन्स हैं। तो अब जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का उससे जो डाइवर्ट है वो हुआ है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। लीडर्स का मीटिंग है वो नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। इंडिया के अंदर में मीटिंग ऑर्गेनाइज होना था, अभी तक वहाँ पे लीडर्स का मीटिंग है वो नहीं हो सका है। तो उन क्वेड के पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन है। फिर हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि जो डॉलर है उसका आउटफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है, तो RBI ने एक कंसर्न है उसको रेज किया है। RBI का जो डाटा है वो एक कंसर्न को शो करता है। गवर्नमेंट ने भी अपना कंसर्न्स को बताया है कि कैसे आउटफ्लो है उसको यहाँ पे रोका जा सके। लास्ट कुछ मंथ के अंदर में तो आप देखिए कि आउटफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि पिछले कुछ ईयर्स के कंपैरिजन के अंदर में भी काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स, ये आउटफ्लो के बारे में है। डॉलर का आउटफ्लो है वो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उन सब इश्यूज़ को ये क्रिएट करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको ये इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एक प्राइवेट जो आप देखिए कि डेट रॉकेट को लॉन्च करना था उसमें एक्सप्लोड हुआ है लॉन्च पैड के वहाँ पे ही, उसके बारे में है, एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। यूरोपियन यूनियन के जो यहाँ पे एक जो डिप्लोमेट है उनका स्टेटमेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको सिक्योर करना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू कम्प्लीटली जो ट्रांसफ़र है वो होना चाहिए यहाँ पे वेसल्स का। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्वाटेमाला के बारे में है जो बेसिकली मेंशन किया गया है। US का जो स्ट्राइक है ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर में, तो वहाँ पे ये जो कंट्री है उन्होंने डिनाई किया है कि किसी भी तरीके से वो जॉइंट एक्सरसाइज को एग्री है वो नहीं किए हैं। केन्या के बारे में मेंशन किया गया, जो फायर का इंसिडेंट आया था, तो केन्या ने कहा है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जो सस्पिशियस हैं इस इंसिडेंट के अंदर में, आफ्टर स्कूल जो फायर के अंदर में। फिर आप देखिए कि ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है जो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। रोमानिया नाम की एक जगह है जो कि यूक्रेन के पास में है। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन का अटैक किया जो कि रोमानिया के वहाँ पे पहुँचा है। तो रोमानिया के भी अपने कंसर्न हो सकते हैं, या हो सकता है कि रोमानिया को टारगेट करने के लिए किया गया हो, बाद में बता दिया गया हो कि वो मिसफायर हुआ है जो कि यूक्रेन के लिए जाने वाला था।
जो भी कंट्रीज आप देखिए कि अगेंस्ट में होते हैं उनको कभी इनडायरेक्टली वे के थ्रू भी टारगेट करने का जो कोशिश है या वन काइंड ऑफ थ्रेट को इस्टेब्लिश करने का कोशिश है वो भी किया जाता है। फिर आप देखिए कि जो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है जापान और फिलीपाइंस का जो सी बॉर्डर नेगोशिएशन है उसको इलीगल यहाँ पे बताया है। चाइना का कंटिन्यूस ऑब्जेक्शन होता है, चाहे वो साउथ चाइना सी का एरिया हो या अदर पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट करना, वहाँ पे अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करना और कंटिन्यूस एक डोमिनेशन का जो पोजीशन है उसको यहाँ पे शो करना। लेबनान के बारे में है, यूएन ने कहा है कि लेबनान में जो स्ट्राइक हुआ उसमें 15 के आसपास जो चिल्ड्रंस का डेथ हुआ है, जो कि आप देखिए कि इजराइल के द्वारा कैरी आउट किया गया। इजराइल ने हम हजीबुल्लाह को कहते हुए वहाँ पे स्ट्राइक्स वो किए हैं। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।